गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 पीपल एज रिसोर्स। इसका हम लोग आज पार्ट 2 देखेंगे। कल हम लोगों ने पार्ट 1 देखा था और आज पार्ट 2 शुरुआत करने जा रहे। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने कल पार्ट 1 में देखा था कि किसी भी देश के लिए वहाँ की जनसंख्या, वहाँ के लोग एक संसाधन के रूप में कैसे महत्वपूर्ण होते हैं, और जब जनसंख्या संसाधन के रूप में महत्वपूर्ण होती है तो उस देश के उत्पादन में वहाँ के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, ये भी हमने देखा था। और किसी भी देश की जनसंख्या को मानव पूंजी में निर्माण करने के लिए हमें कौन से क्षेत्र में निवेश करने की आवश्यकता है, इस पर भी हमने चर्चा की थी। और मानव पूंजी में निवेश की आवश्यकता क्यों है, वह कौन से क्षेत्र है जिसमें निवेश करना आवश्यक है और उसके क्या लाभ है, सकुल और विलास की कहानियों के माध्यम से हमने इन सभी बिंदुओं पर प्रकाश डाला था। उसके बाद में हमने संक्षिप्त में मानव की प्रमुख आर्थिक क्रियाएं देखी थी और आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रियाओं के कुछ उदाहरण हम लोगों ने देखे थे। आज हम लोग मुख्यतः दो बिंदुओं पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित करने वाले प्रमुख घटक या कारक कौन से हैं, और बेरोजगारी का अर्थ और उसके प्रमुख प्रकारों के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं महत्वपूर्ण बिंदु, जनसंख्या की गुणवत्ता को निर्धारित करने वाले कारक। प्यारे बच्चों, इस पर हमने पहले भाग में देखा था कि किसी भी देश के जनसंख्या को जब मानव पूंजी में परिवर्तित करना है, मानवीय श्रम को एक परिसंपत्ति में परिवर्तित करना है, तो उसके लिए कुछ ऐसे क्षेत्र है, कुछ ऐसे घटक है, कारक है कि जिसमें हमें विकास या उस क्षेत्र में बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है। तो जनसंख्या की गुणवत्ता को साक्षरता दर यानी कि शिक्षा, जिसे हम लोग कहेंगे कि शिक्षा के माध्यम से साक्षरता आता है, और जीवन प्रत्याशा के निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। तो मुख्यतः उस देश की जनसंख्या में साक्षरता दर कितना है, और इससे हमें उस देश का शिक्षा का स्तर का पता चलता है। अगर साक्षरता ज़्यादा है तो शिक्षा वहाँ बेहतरीन है। जीवन प्रत्याशा मतलब वो यह उन वर्षों की संख्या होती है कि जो उस देश के लोगों की औसतन जीने की आयु या वर्ष जो होता है उसकी सीमा तय की जाती है। अधिकतम जीने के आयु वर्ष को हम लोग जीवन प्रत्याशा कहते हैं। एवरेज उस देश का जो जीने की वर्ष की संख्या होती है उसे हम लोग जीवन प्रत्याशा कहते हैं। तो उससे हमें, अगर वहाँ की जीवन प्रत्याशा अधिक है तो डेफिनेटली वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक है। तो जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि निर्धारित करती है। अगर जनसंख्या गुणवत्ता युक्त है तो डेफिनेटली उस देश का विकास निश्चित है। निरक्षर और अस्वस्थ जनसंख्या अर्थव्यवस्था के लिए बोझ है डेफिनेटली। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या उस देश की परिसंपत्तियां मानी जाती है, और इसीलिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जनसंख्या की गुणवत्ता को निर्धारित करने वाले प्रमुख दो कारक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे शिक्षा। हमने देखा कि शिक्षा ने सकल को एक अच्छी नौकरी और अच्छा वेतन दिया था। शिक्षा ने सकल के लिए नई क्षितिज खोले थे। पढ़ने के कारण ही उसको एक जॉब मिला, नौकरी मिली और उसकी आय अच्छी हो गई। नई आकांक्षाएं दी शिक्षा ने और नए जीवन मूल्य। नौकरी लगने के कारण उनके जीने के तरीके, उसका लाइफस्टाइल, ऊंचा जीवन स्तर वो बना सका। तो दूसरी तरफ हमने देखा कि विलास न पढ़ने के कारण वही मछली बेचने का पारंपरिक व्यवसाय करने लगा, तो जिसमें उसको अपना जीवन यापन करना भी कठिन हुआ। समाज के विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करती है। तो अगर शिक्षा जो होता है, शिक्षा के कारण लोग पढ़ते हैं, पढ़ने के कारण नौकरी करते हैं, कोई जॉब करते हैं या अपना व्यवसाय करते हैं,
तो डेफिनेटली उससे नेशनल इनकम भी बढ़ता है और सांस्कृतिक समृद्धि भी बढ़ती है। मतलब उस पर आधारित कई सारे लोगों को उसका लाभ होता है और इसके कारण सांस्कृतिक समृद्धि भी वृद्धि होती है। इसके अलावा शिक्षा के कारण प्रशासन की कार्यक्षमता बढ़ती है। अगर शिक्षित व्यक्ति एक काम करे तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा काम होता है। शिक्षा किसी व्यक्ति की आय का प्रमुख निर्धारक भी है। तो शिक्षा के कारण उसको अगर कोई नौकरी मिलती है तो डेफिनेटली उसको जो आय मिल रहा है, वेतन मिल रहा है, उसका प्रमुख कारण होता है उसने जो शिक्षा ली, प्रशिक्षण लिया है, उसी के कारण। शिक्षा किसी व्यक्ति के आय का प्रमुख निर्धारक होता है। अब हम लोग देखेंगे शिक्षा के विस्तार के लिए कौन कौन से उपाय किए गए भारत में। जब किसी देश की जनता को गुणवत्ता को बढ़ाना है तो डेफिनेटली शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहिए या शिक्षा के स्तर का विस्तार होना आवश्यक है। उस दिशा में भारत में क्या प्रयास हुए, उन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राथमिक शिक्षा और बाद में देखेंगे उच्च शिक्षा के लिए क्या प्रयास किए गए। तो सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया। मतलब प्राथमिक शिक्षा सभी लोगों तक पहुँचे और वो लोग, सभी लोग उसको सस्ते दरों में ले सके। अभी तो भारत में मुफ्त में ही है प्राथमिक शिक्षा, खासतौर पे सरकारी स्कूलों में। और गुणवत्ता प्रदान करने मतलब क्वालिटी एजुकेशन देना, ये प्राथमिक शिक्षा का एक लक्ष्य रखा गया। लड़कियों के शिक्षा के लिए विशेष प्रयास किए गए, उनके लिए विशेष स्कूल खोले गए, उनके लिए छात्रावास की सुविधाएं की गई और फ्री एजुकेशन लड़कियों को पहले से ही किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए नवोदय विद्यालय जैसी स्थापना एक महत्वपूर्ण प्रयास है शिक्षा के विस्तार में। हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक शाखाएं विकसित की गई। तो जिसे हम लोग कहते हैं प्रोफेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षण, मतलब वो शिक्षा करने के बाद में वो व्यक्ति स्वयं रोजगार वो स्थापित कर सके, आत्मनिर्भर बन सके। इसके लिए भी ऐसे प्रोफेशनल जो ट्रेनिंग्स है या कोर्सेस है, ये हाई स्कूल और मिडिल स्कूल लेवल पे किए गए थे, शुरू किए गए। जैसे MCVC वगैरह नाम आप लोगों ने सुने होंगे। शिक्षा पर व्यय पहली पंचवार्षिक योजना में 151 करोड़ से बढ़ाकर 11वीं पंचवार्षिक योजना में 37,066.90 करोड़ रुपए हो गया था। तो इस प्रकार से शिक्षा के व्यय में मतलब हमारे देश की सरकार शिक्षा पर जितना खर्चा कर रही है वो 51 से दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसका मतलब शिक्षा का विस्तार हो रहा है। अब इस शिक्षा के विस्तार के परिणाम क्या निकले देखिए। तो इससे साक्षरता दर बढ़ी। 1991 में 18% से बढ़कर 2011 में 74% हो गई। मतलब 1991 में भारत की साक्षरता दर जो थी 18% थी, मतलब केवल 18% लोग भारत के साक्षर थे, जबकि 2011 में वो 74 हो गई है। ये एक जो चमत्कार हुआ है ये केवल और केवल शिक्षा के विस्तार के कारण हुआ है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर 16.6% अधिक है। 2011 में केरल के कुछ जिलों की साक्षरता दर 96% है, जबकि बिहार में 62% है। तो ये देश में हर जगह पर लाभ समान रूप से नहीं लिया गया है। प्राथमिक स्कूल प्रणाली भारत के 5 लाख से भी अधिक गांवों में फैली है। मतलब भारत के 5 लाख गांवों में प्राथमिक स्कूल चलाई जाती है, लेकिन दुर्भाग्यवश स्कूल शिक्षा के इस विस्तार को शिक्षा का निम्न स्तर और पढ़ाई बीच में छोड़ने की उच्च दर ने कमज़ोर कर दिया। मतलब सरकार ने इतने सारे प्रयास किए, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी समस्या या बहुत बड़ी चुनौती जो है कि खास तौर पे सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा दी जाती है उसका निम्न स्तर, उसका जो लेवल है, लो लेवल है, बहुत मतलब क्वालिटी एजुकेशन नहीं दिया जाता है, ऐसा लोगों का मानना है। और इसीलिए लोग फिर प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ये एक कारण। और दूसरा जो है वो है कि प्राइमरी स्कूल में बच्चे शुरू में तो जाते हैं, लेकिन बाद में बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। उसके कई कारण होते हैं, गरीबी, या आप लोग जानते हैं गाँव में
माता पिता काम करने के लिए जाते हैं तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी देखभाल करने के लिए उन बच्चों को घर में रखा जाता है, या गरीबी के कारण एक ही लड़कों को पढ़ाया जाता है, दूसरे लड़कों को नहीं पढ़ाया जाता है, या उन्हें रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, या खेतों पर काम करने के लिए प्रोत्साहित, कई सारे ऐसे कारण हैं। तो एक तरफ प्राथमिक स्कूल का विस्तार 5 लाख गाँव में तो स्कूल खोली गई है, लेकिन समस्या ये है कि इस शिक्षा का जो स्तर है वो निम्न स्तर और पढ़ाई बीच में छोड़ने के कारण इस दर को कमज़ोर कर दिया गया है। तो इसके लिए क्या किया गया है, देखिए 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए। खास तौर पे जो बच्चे प्राथमिक स्कूल में आते नहीं या बीच में जो स्कूल छोड़ के चले जाते हैं तो वो नियमित रूप से स्कूल में आए, इसके लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए। सबसे पहला जो कदम उठाया वो है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान चला रही है सरकार। इसमें क्या होता है, देखिए राज्यों स्थानीय सरकारों ने प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौम लक्ष्य को, प्राथमिक शिक्षा का जो लक्ष्य रखा है, सार्वभौम मतलब सभी लोगों तक, लोगों को प्राप्त कराने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्रीय सरकार ने भी एक समयबद्ध पहल की है, समयबद्ध एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। राज्य सरकार, स्थानिक सरकार और केंद्र सरकार मिलकर प्राथमिक शिक्षा को एक सार्वभौमिक मतलब सभी लोगों तक पहुँचे, इसके लिए इन्होंने एक चरणबद्ध या समयबद्ध एक कार्यक्रम शुरू किया है। दूसरा जो नीति अपनाई गई है, सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविरों का आयोजन किया गया। इसमें क्या किया गया है, प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए मतलब दाखिला लेने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर प्रारंभ किए गए, जिसके कारण अभिभावकों को वहां पर मार्गदर्शन करके उनको अवेयर करके इस स्कूल में दाखिला लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा मध्याह्न भोजन व्यवस्था ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था मानी जाती है। तो कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि बच्चे आमतौर पर दोपहर में जब स्कूल खाना खाने के लिए घर में जाते थे तो दोपहर के बाद स्कूल आते ही नहीं थे, या बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे थे कि जिनके पास भोजन नहीं होता था, तो कई सारी चुनौतियाँ, कुपोषण जैसी समस्याएं आती थी। और इसीलिए कक्षा में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए, बच्चों को धारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए मतलब उसका हेल्थ सुधारने के लिए दोपहर के भोजन की योजना कार्यान्वित की जा रही है। और इस नीतियों से भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है और बच्चे पढ़ने लगे हैं। तो भारत सरकार द्वारा सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक के बच्चों को दोपहर में मुफ्त में उन्हें भोजन उपलब्ध किया जाता है, उसे ही मध्याह्न भोजन व्यवस्था कहते हैं, मिड डे मील। तो इसके कारण शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि होने में काफ़ी मदद मिली है, कई सारे लाभ मिले हैं इस व्यवस्था से। 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए। प्यारे बच्चों, अभी हमने प्राथमिक शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए गए ये हमने देखा है, और अभी हम लोग देखेंगे 18 से 23 जो आमतौर पर उच्च शिक्षा लेते हैं इस आयु में, तो उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए क्या प्रयास किए गए। तो सबसे पहले देखते हैं 2017-18 तक नामांकन में 25.2% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया, तथा 2020 से 21, एक्चुअली वहाँ 21 चाहिए, 21 तक 30% वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है। नामांकन मतलब ये कॉलेज में दाखला लेने का, रजिस्ट्रेशन जिसे हम लोग कहते हैं। यह विश्व औसतन 26% से मिलती जुलती है। यह रणनीति पहुंच में वृद्धि, गुणवत्ता और राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन को स्वीकार करना। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य रूप से क्या किया गया कि जगह जगह पर कॉलेज खोले गए, उस क्वालिटी एजुकेशन देना, राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन को स्वीकार किया गया, व्यावसायीकरण किया गया, तथा सूचना प्रौद्योगिकी उपयोग का जाल बिछाने पर केंद्रित है। तो इस प्रकार की ये रणनीति तैयार की गई। इसके तहत योजना जो है, ये जो योजना है, ये जो कार्यक्रम जो है दूरस्थ शिक्षा को प्रोत्साहित करता है, औपचारिक एजुकेशन, अनौपचारिक एजुकेशन, दूरस्थ तथा संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों के निर्माण पर केंद्रित है। तो ऐसे कई सारे शिक्षा के माध्यम तैयार किए गए कि घर में रहकर भी आप लोग एजुकेशन ले सकते हैं, प्रत्यक्ष कॉलेज में जाकर भी ले सकते हैं,
घर में बैठ के भी आप परीक्षा ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जो आपको घर में सिलेबस मुहैया करा के भी आपको डिग्री देते हैं, जिसे हम लोग दूरस्थ एजुकेशन कहते हैं। तो इस प्रकार से ये तैयार किया गया। पिछले 50 वर्षों में विशेष क्षेत्रों में उच्च शिक्षा देने वाले कई शिक्षण संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिसके कारण बच्चों का नामांकन बढ़ा है। अब हम देखेंगे इसका दूसरा पहलू जो है जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित करने वाला, वो है स्वास्थ्य। अब लोग जानते हैं प्यारे बच्चों कि कोई भी फर्म हो या कोई भी एजेंसी हो, वो एक स्वस्थ व्यक्ति को ही रोजगार प्रदान करेगी। बीमार व्यक्ति को या अस्वस्थ व्यक्ति को वो सामान्यतः रोजगार प्रदान नहीं करेगी। आपने देखा कि किस प्रकार से स्कूल को स्वास्थ्य अच्छा होने के कारण उसको नौकरी मिली थी। तो किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। जब हम लोग किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य की बात करते हैं कि ये व्यक्ति स्वस्थ है, इसका मतलब उसको काम करने की क्षमता प्रदान होती है और बीमारियों से लड़ने की ताकत भी मिलती है। वास्तव में स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है। राइट, बिल्कुल सही बात है कि जब तक हम लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक हम लोग अपना कल्याण नहीं कर पाएंगे, ना पढ़ाई कर पाएंगे, ना कहीं पर अच्छी तरह से काम कर पाएंगे अगर हम लोग स्वस्थ नहीं है। और इसीलिए हर एक व्यक्ति के कल्याण का आधार ये स्वास्थ्य है। अस्वस्थ लोग किसी संगठन के लिए बोझ बन जाते हैं, क्योंकि वो ठीक तरीके से काम नहीं करते हैं, वो क्षमता के अनुसार काम नहीं कर पाते हैं और उतना प्रोडक्शन नहीं आता है। इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारने के किसी भी देश की प्राथमिकता होती है। हमारी राष्ट्रीय नीति का भी लक्ष्य जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर, मतलब जिन वर्गों को अल्प सुविधाएं प्राप्त है, उन लोगों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा तक इनकी पहुंच को बेहतर बनाना है। तो इस प्रकार से ये लक्ष्य रखा गया है राष्ट्रीय नीति का हमारा। पिछले 5 दशकों में भारत ने सरकारी और निजी क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक सेवाओं के लिए अपेक्षित एक विस्तृत स्वास्थ्य आधारित संरचना और जनशक्ति का निर्माण किया है। तो इन सभी सेवाओं में अस्पतालों की सुविधाएं की गई है। तो इस प्रकार से ये स्वास्थ्य के लिए विस्तार के लिए सरकार की कुछ नीतियां हैं। स्वास्थ्य आधारित संरचना के निर्माण के कारण हुए सकारात्मक परिवर्तन, मतलब सरकार ने पूरे देश में जो जगह जगह पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई है या उसके बारे में जो नीतियां उन्होंने निर्धारित करके उसको इम्प्लीमेंट किया है, उसके सकारात्मक परिवर्तन आए हैं। देखिए क्या परिवर्तन आए हैं। सबसे पहले तो जीवन प्रत्याशा में बढ़ोतरी हो गई, मतलब हमारे देश के लोगों का जो अधिकतम जीने की आयु वर्ष जो है, वो आयु वर्ष की संख्या में वृद्धि हुई है। 2013 में 67.7 वर्ष औसतन भारतीय व्यक्ति जीते थे, 2014 में 68.3 और 2017 में 69.16। इस प्रकार से ये बढ़ोतरी हुई है। ये एक स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण ही संभव हो पाया है। दूसरा है शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। 1951 में 147 लोग मरते थे, बच्चे मरते थे। 1 साल के भीतर वाले जो बच्चे का मरने का जो अनुपात है उसको हम लोग शिशु मृत्यु दर कहते हैं। 2013 में वो 40 आ गया और अभी 2017 में वो 33 है। इतना कम हुआ है। तो ये एक स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण नहीं संभव हुआ है। अशोधित जन्म दर गिरकर 21.4 जो था वो गिरकर 18 में 17.86 और मृत्यु दर 7 पर आ गया है। तो मृत्यु दर हमने काफ़ी हद तक बहुत ही कम किया है। 1000 जनसंख्या पर मरने वाले बच्चों की जो संख्या होती है उसको हम लोग मृत्यु दर कहते हैं, और 1000 जनसंख्या पर जन्मे सप्राण बच्चों की या जीवित बच्चों की संख्या को हम लोग जन्म दर कहते हैं। अशोधित जन्म दर मैं आगे आपको मैं बताऊंगा। कुछ परिभाषाएं देखिए। शिशु मृत्यु दर प्रतिवर्ष प्रति 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु को प्राप्त बच्चों का जो अनुपात होता है उसको शिशु मृत्यु दर कहलाता है। जीवन प्रत्याशा देखिए,
जीवन के प्रति आशा अर्थात किसी देश में लोगों की औसत आयु जीवन प्रत्याशा कहलाती है। अशोधित जन्म दर, एक्चुअली अशोधित जन्म दर का अर्थ होता है वही जन्म दर से निकाला जाता है, लेकिन ये पूरे प्रदेश का हो सकता है, एक स्टेट का हो सकता है, एक डिस्ट्रिक्ट का हो सकता है, या एक पूरे राज्य का। हम यहाँ पर राज्य की बात करेंगे यानी कि देश की बात करेंगे। तो पूरे भारत में एक वर्ष में जितने बच्चे जन्म लेते हैं और उसमें से जितने बच्चे जीवित रहते हैं पूरे एक साल में, उसे हम लोग अशोधित जन्म दर कहते हैं। इसको निकालने का तरीका देखिए। द रेसिडेंट लाइव बर्थ मतलब उस पूरे भारत में जितने बच्चे जन्म लिए और उसमें से जो जीवित बच्चे हैं, लाइव बर्थ मतलब, क्योंकि 1000 बच्चे में से हो सकता है, जैसे मृत्यु दर हमारा 7 है तो 7 बच्चे 1000 में पर मरेंगे। तो 1000 बच्चे अगर जन्म लेते हैं तो उसमें से अगर 90 बच्चे बचते हैं तो वो 90 हो गए लाइव बर्थ, रेसिडेंट लाइव बर्थ। उसको फिर टोटल उस देश के टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाता है और 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो वो होता है अशोधित जन्म दर। क्रूड बर्थ रेट कहा जाता है। और दूसरा है क्रूड मॉर्टेलिटी रेट, अशोधित मृत्यु दर, द रेशो ऑफ टोटल डेथ, भाई जो अभी तक हमने मृत्यु दर का देखा है जैसे 7 है, उसका पूरा रेशो निकाला जाता है। और टोटल पॉपुलेशन इन अ स्पेसिफाइड कम्युनिटी और एरिया, मतलब अगर राज्य का निकालना है तो राज्य का, देश का निकालना है तो स्पेसिफाइड पीरियड, एक जनरली ये पीरियड 1 साल का होता है, तो उसमें मरने वाले बच्चों की संख्या को हम लोग अशोधित मृत्यु दर कहते हैं। उसके बाद में हम लोग देखेंगे बेरोजगारी। बेरोजगारी किसे कहते हैं? बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके। एकदम सिंपल डेफिनेशन है। अगर कोई व्यक्ति उस समय मौजूद जो भी मजदूरी है या वेतन है उस पर काम करने के लिए इच्छुक है, तैयार है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता है, उस समय हम उस व्यक्ति को बेरोजगार कहते हैं या बेरोजगारी कहते हैं। श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं। सामान्यतः ये जो श्रम बल मतलब जो काम करने वाले लोगों में सामान्यतः 15 से 50 वर्ष के आयु वाले लोगों को शामिल किया जाता है। ये प्रोडक्टिव एज माना जाता है। ये भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2 प्रकार की और शहरी क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। अब हम देखेंगे मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो जब लोगों को वर्ष के कुछ ही महीनों में रोजगार उपलब्ध नहीं होता है उसे हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। आमतौर पर साल भर जिन लोगों को काम नहीं मिलता है, वर्ष के कुछ 5-6 महीने काम मिलता है या 8 महीने काम मिलता है, 4 महीने काम नहीं मिलता है। और मौसम के अनुसार मतलब खास तौर पे हमारे देश में जब मानसून आता है तब कृषि या खेतों के काम शुरू होते हैं, उस समय लोगों को काम मिलता है। और बाकी फिर जैसे ही कटाई ख़त्म हो जाती है और फसल निकाली जाती है बाद में उनको काम नहीं मिलता है, उसे हम लोग मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। ये कृषि पर आधारित लोग इस तरह की समस्या से जूझते हैं, यानी कि कृषि में इस प्रकार की मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। जब कृषि कार्य होता है जैसे बुआई, कटाई, निराई और गाई, तभी काम मिलता है, बाकी समय इन्हें काम नहीं मिलता है, इसलिए इसको मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। प्रचंड बेरोजगारी है, ये भी ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है। इसको छुपी बेरोजगारी भी कहा जाता है। किसी काम को करने के लिए 5 लोगों की आवश्यकता है। मान लीजिए आपका घर का खेत है, उस 1 एकड़ का खेत है और 1 एकड़ खेत पर 5 मजदूरों की आवश्यकता है या 5 लोगों की काम करने की आवश्यकता है, लेकिन आपके परिवार के 8 लोग हैं और 8 लोग वहाँ जाकर काम कर रहे हैं, तो ऊपर के जो आवश्यकता कितने लोगों की है? 3 लोगों, माफ कीजिए 5 लोगों की। और काम प्रत्यक्ष रूप में कितने कर रहे हैं? 8 लोग। मतलब अतिरिक्त कितना है श्रम वहाँ पर? 3 लोगों का। तो जो अतिरिक्त 3 लोग हैं वो है प्रचंड बेरोजगारी। ग्रामीण क्षेत्र में खेती पर घर के सभी परिवार के सदस्य काम करते हैं जहाँ उतने लोगों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उनके पास दूसरा चारा भी नहीं होता, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अन्य रोजगार उपलब्ध नहीं होते हैं और सभी लोग अपने खेतों पर काम करते हैं और इसीलिए बेचारे सभी लोग वहाँ जाकर काम करते। ऐसे बेरोजगारी को हम लोग प्रचंड या छुपी हुई बेरोजगारी, जो हमें दिखती नहीं, भलाई वो काम करते हैं लेकिन उनकी उतनी आवश्यकता नहीं और उतना अतिरिक्त श्रम करने के बाद में भी प्रोडक्ट कोई बढ़ने वाला नहीं है, तो इसीलिए इसको प्रचंड बेरोजगारी कहा जाता है। शहरी क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारी देखिए, जब मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन जिसे हम लोग कहते हैं, अनेक युवक रोजगार पाने में असमर्थ होते हैं तो उसे हम लोग शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। एक अध्ययन के अनुसार मैट्रिक की तुलना में डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन के
युवकों में बेरोजगारी अधिक तेजी से बढ़ी है। यह बेरोजगारी शहरी क्षेत्र में पाई जाती है। इससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट है, इस पर कभी कभी बहुत एक दो बार प्रश्न पूछे जाते हैं। एक और हम तकनीकी अर्हता प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी है, मतलब प्रोफेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षण लेने वाले लोग एक तरफ बहुत अधिक मात्रा में बेरोजगार है, जैसे इंजीनियरिंग करने वाले जो है वो है, या आईटीआई वाले कई सारे ऐसे टेक्नीशियंस है व्यावसायिक एजुकेशन लिए हुए। तो ऐसे लोगों की एक तरफ हमारे देश में बेरोजगारी है, तो दूसरी तरफ आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की कमी है। तो दूसरी तरफ देश के विकास के लिए प्रौद्योगिकी की कमी है। एक तरफ देखिए व्यावसायिक शिक्षा लेने वाले बेरोजगार है, तो दूसरे तरफ हमारे देश को उसका कोई लाभ नहीं हो रहा है, ऐसा उसका तात्पर्य होता है। ऐसा क्यों कहा गया है ऐसा कहने के पीछे? तो हमारे देश में एक तरफ तकनीकी अर्हता प्राप्त युवकों में बेरोजगारी है, तो दूसरी तरफ देश के विकास के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की कमी है। ऐसा कहने के पीछे कारण यह है कि जो भी तकनीकी अर्हता प्राप्त लोग हैं वे गुणवत्ता युक्त नहीं है, उसमें वो क्वालिटी नहीं है। अब वो क्वालिटी क्या है? जैसे अनुसंधान करना, मतलब एक्सपेरिमेंट करना, रिसर्च करना, वो रिसर्च नहीं करते, केवल नौकरी मिले बस यहाँ तक वो सीमित रहते हैं और दिया गया हुआ काम करते, उसमें नयापन सृजनात्मक कार्य कुछ नहीं करते। तो इसीलिए तकनीकी कौशल जो है ये वो उनमें अनुसंधान करने की, ज्ञान की, और केवल डिग्री है लेकिन उसमें भी उसको विस्तृत ज्ञान नहीं होता है और स्किल नहीं होता है। इसके लिए वो प्रौद्योगिकी का विकास नहीं कर पाते हैं और इसलिए हमारे देश में प्रौद्योगिकी की कमी है। उनमें सृजनात्मक प्रयोग करने का अभाव दिखाई देता है। जो भी इस प्रकार के तकनीकी अर्हता प्राप्त युवा है वो सृजनात्मक, मतलब कुछ नयापन करने के लिए वो आगे नहीं आते हैं, तो इसलिए ऐसा कहा जाता है। अब बेरोजगारी के प्रभाव देखेंगे, दुष्परिणाम क्या होते हैं बेरोजगारी होने से। तो वेरी सिंपल, मानव संसाधन का अपव्यय। जहाँ हमने एक तरफ देखा था कि किसी भी देश की जनसंख्या उस देश के लिए एक मानव पूंजी होती है, लेकिन अगर वही मानव पूंजी बेरोजगार रहेगी, उनके शक्ति का, उनके ऊर्जा का, उनके ज्ञान का, उनके क्षमता का अगर हम लोग किसी काम के लिए उपयोग नहीं करेंगे तो ये जो संसाधन है इसका अपव्यय हो जाएगा, यानी कि उसका कोई फायदा देश को, समाज को या उसे व्यक्तिगत रूप में नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से बेरोजगारी एक मानव संसाधन का अपव्यय करती है। दूसरा, गरीबी में वृद्धि। सिंपल, अगर किसी व्यक्ति को काम नहीं मिलेगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली दिन प्रतिदिन वो गरीब होते चला जाएगा और इस प्रकार से देश में गरीबों की संख्या में वृद्धि होगी। सामाजिक समस्याओं का निर्माण। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि नौकरी नहीं मिलते हैं, हमारे देश में इतनी सारी बेरोजगारी है, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे आपराधिक काम करते हैं, जैसे चोरी करना, डकैती करना, इस प्रकार के ये काम चलते हैं और इस प्रकार के सामाजिक समस्याओं का निर्माण होता है। राजनीति के प्रति उदासीनता, खासतौर पर ये जो बेरोजगार व्यक्ति होते हैं, खासतौर पर जो डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन वाले जो लोग हैं, ये जो लोग होते हैं ये राजनीति के प्रति ये उदासीन हो जाते हैं। मतलब खास तौर पे जैसे हमारे देश में जैसे लोकतंत्र है तो लोकतांत्रिक मूल्यों पर उनका विश्वास उड़ जाता है और सरकार पर उनका विश्वास उड़ जाता है और ऐसे समय में कभी कभी वो क्रांति की भी एक प्रकार से या क्या कहेंगे संघर्ष का भी काम करते हैं और ये देश के लिए घातक होता है। श्रमिकों का शोषण। आमतौर पर जिस देश में बेरोजगारी बहुत अधिक मात्रा में होती है तो वहाँ पर ये जो नियोक्ता लोग होते हैं यानी कि उद्योगपति या फर्म के जो मालिक होते हैं ये क्या करते हैं, कम दामों पर, मतलब उन्हें कम वेतन पर काम पर रखते हैं और असुरक्षित स्थलों पर भी उनसे काम लेते हैं। क्योंकि बेरोजगार बहुत अधिक होते हैं इसलिए इसमें इतनी प्रतिस्पर्धा होती है कि बेचारे अपना जीवन यापन करने के लिए कम दामों पर भी वो काम करने के लिए तैयार होते हैं, चाहे वो कितना भी असुरक्षित स्थल क्यों न हो। अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता है। डेफिनेटली जब बेरोजगार होते हैं तो ना उसके देश के उत्पादन में फ़ायदा होता है, ना व्यक्तिगत फ़ायदा होता है और ऐसे लोगों का फिर उन्हें परिवार के जो भी करता धरता है उसी के ऊपर दबाव आता है और इनडायरेक्टली वो अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ता है। और बढ़ती बेरोजगारी जो है मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। मतलब जिस देश में भारी मात्रा में बेरोजगारी बढ़ती है इसका मतलब है उस देश में मंदी है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से क्या हो गई, डिप्रेस हो गई है, पूरी तरह से वो क्या हो गई, नीचे आ गई है। इस प्रकार से ये बेरोजगारी के प्रभाव या परिणाम।
सांख्यिकीय रूप से भारत में बेरोजगारी का दर निम्न क्यों माना जाता है? एक तरफ हमने देखा कि भारत में बहुत सारी बेरोजगारी है, लेकिन इसको एक निम्न स्तर क्यों माना जाता है? इसका प्रमुख 2-3 कारण है। देखिए, क्योंकि सबसे पहले तो भारत में बड़ी संख्या में निम्न आय और निम्न उत्पादकता वालों लोगों की गिनती नियोजित लोगों में की जाती है। मतलब भारत में जो निम्न आय वाले लोग हैं और निम्न उत्पादन करने वाले लोग हैं, ये कुछ ना कुछ काम करते हैं, ऐसा माना जाता है, और उसका नियोजित लोगों में गिनती की जाती है, इसलिए वो अनएम्प्लॉय में नहीं होते। जबकि वे लोग अपने काम में पूरी तरह से क्या कहते हैं, समाधानी नहीं है। वो शायद अपनी पूरी क्षमता से वहाँ काम नहीं कर रहे, इच्छा से काम नहीं कर रहे, लेकिन अपना जीवन यापन, अपना भरण पोषण, अपने परिवार को भरण पोषण करने के लिए मजबूरी में वो काम कर रहे। तो ऐसे लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं डाला जाता है, इसीलिए इसका स्तर कम है। ये पहला कारण। दूसरा, भारत में कई सारे गरीब लोग हैं, लेकिन बेचारे गरीब लोग कभी खाली नहीं बैठते हैं। कहीं ना कहीं भलाई कम वेतन पर काम करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पर वो अपना काम ढूंढते हैं और जैसे वैसे वो अपना जीवन यापन करते हैं, और इसके कारण भी उनकी भी गिनती हमारे इस बेरोजगारी में नहीं की जाती है। प्राथमिक क्षेत्र में स्वरोजगार एक विशेषता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में मुख्यतः बहुत सारे ऐसे जो लोग होते हैं जो अपना स्वरोजगार करते हैं, जैसे चप्पल बनाना है या लकड़ी के कुछ सामान बनाना है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं कि जो स्वरोजगार करके, ऐसे स्वरोजगार लोगों का भी भला ही वो स्वेच्छा से या ज़बरदस्ती से या मजबूरी में वो करे, लेकिन उनका समावेश फिर उस बेरोजगारों में नहीं किया जाता, इसके लिए स्तर कम है। यद्यपि सभी लोगों की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी पूरा परिवार खेतों में काम करता है। आप लोग जानते हैं, आपने देखा कि प्रचंड बेरोजगारी में सामान्यतः 5 लोगों की आवश्यकता है, लेकिन 8 लोग काम करते हैं, क्योंकि बेचारे 3 लोगों को अन्य काम नहीं मिलता है। तो बेचारे एक्चुअली देखा जाए तो वो 3 लोग जो है वो बेरोजगार है, लेकिन वो खेतों में ही काम करते हैं, इसलिए उसको बेरोजगार नहीं माना जाता है। और इस प्रकार से ये हमारे यहाँ बेरोजगारी का स्तर निम्न है। 3 आर्थिक क्षेत्रों में रोजगार के परिदृश्य देखेंगे, कौन से क्षेत्र में कितने ये रोजगार उपलब्ध है, ये देखते हैं। पिछले कुछ वर्षों में कृषि क्षेत्र में जो प्रचंड बेरोजगारी जो थी, तो उसके कारण कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता में कमी आई है। अभी ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कृषि अधिशेष मतलब कृषि में जो एक्स्ट्रा श्रम है, मतलब वही 3 लोग, 5 की आवश्यकता है लेकिन 8 काम कर रहे हैं, तो ऊपर के जो 3 है वो कृषि का अधिशेष श्रम है। तो इसके जो लोग हैं, ये अधिशेष लोग, बहुत सारे लोग आजकल क्या कर रहे हैं कि द्वितीय क्रियाओं और तृतीय क्रियाओं में काम करने के लिए शहर में जा रहे हैं, इसीलिए प्रचंड बेरोजगारी का स्तर थोड़ा कम हुआ है। द्वितीय क्षेत्र में छोटे पैमाने पर होने वाले जो विनिर्माण है, छोटे कारखानों में बहुत सारे लोग काम करते हैं और श्रम का सबसे बड़ा योगदान यहाँ है। और अभी हाल ही में सबसे अधिक तेजी से जो श्रम बढ़ रहा है या रोजगार उपलब्ध हो रहा है वो है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी सरी जो नई सेवाएं विकसित हो रही है, जिसके कारण यहाँ पर श्रम की संभावनाएं बढ़ रही है। और अभी धीरे धीरे द्वितीय आर्थिक व्यवसाय में जो पहले अधिक रोजगार उपलब्ध होते थे, अभी वो निकल कर तृतीयक सेवाओं में दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। जनसंख्या की गुणवत्ता को निर्धारित करने वाले कारकों की चर्चा करना है, और ये निम्नलिखित सारे प्रश्न जो दिए गए, इन प्रश्नों को आप लोग देख लीजिए और इसको लिख लीजिए अपने नोटबुक के लिए। फिर हम लोग नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।